बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स, उसके न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, उसका पार्ट 2 है डीएनए का, ठीक है ना। डीएनए हमने पीछे बड़ी तफसील से पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया बड़ी तफसील के साथ। 29 मिनट की वो वाली वीडियो देखनी है और 29 मिनट की ये वाली वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताऊँगा जोन सी उधर बातें नहीं हुई, डीपली बातें नहीं हुई, वो तो किताब वाली बातें हुई हैं ना सारी, वो तो किताब में लिखा हुआ था, वही मैंने पढ़ाया। ये जो उनसी डीपली बातें अब मैं करूँगा, ठीक है ना। ये ज़रा ध्यान से सुनना कि इसमें क्या है। इसमें सेल जो सा है ये न्यूक्लियस होता है, यानी कि सेल जो सा होता है ना, सेल उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा है भाई, यहाँ पर सेल जो सा है, सेल उसके अंदर जो सा न्यूक्लियस है, सेल के अंदर जो सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो सा डीएनए है, सेल है, सेल के अंदर जो सा न्यूक्लियस है, जो सा हमारी बॉडी का सेल है, उसमें जो सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ये डीएनए जो सा होता है ये डबल हेलिक्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। और ये लॉन्ग चेन होती है। ये देखिए मैंने ये बनाया हुआ है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है ऐसे करके, ठीक है ना। ये मैंने कुछ ज़्यादा छोटा बना दिया है, ठीक है ना। ये डबल हेलिक्स है, ठीक है ना। ये दो धागे हैं, दो धागानुमा साख्तें हैं, ऐसी धागानुमा साख्त जा रही है और एक ये वाली धागानुमा साख्त जा रही है। ये डबल हेलिक्स, दो धागानुमा साख्तें हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे डबल हेलिक्स। ये दो धागे हैं, ठीक है ना, जो कि लंबी चेन बना रही है, लंबी चेन है, ये लंबी चेन बना रहे हैं। और फिर उसके बाद ये डीएनए जो सा है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है ये डीएनए। फिर उसके बाद पेंटोज शुगर की बात करते हैं। हमने पेंटोज शुगर की पीछे बात की थी कि पेंटोज शुगर जो सा होता है, ठीक है ना, इसकी दो इकसाम होती है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि प्रोटीन जो कि डीएनए में मौजूद होती है, और राइबोज शुगर जो सी होती है आरएनए में, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो सी होती है ये ऐसी शुगर होती है, ये ऐसी शुगर होती है जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होती है। और राइबोज शुगर जो सी होती है ये ऐसी शुगर होती है जो राइबो न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होती है, ठीक है। पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर का भी और राइबोज शुगर का, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर दोनों का, ठीक है ना। बस इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये सेम ही होता है, इन दोनों का स्ट्रक्चर। डीऑक्सीराइबो शुगर में जो सा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो सा मैंने ये लिखा है Fe5H10O4, इसका जो सा फार्मूला है, इसका जो सा स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूले में जो सा दूसरी पोजीशन पर, यानी कि दूसरे कार्बन एटम में राइबोज शुगर की, डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात कर रहा हूँ मैं, कि डीऑक्सीराइबोज शुगर में हाइड्रोक्सल ग्रुप दूसरे नंबर पर जो सा कार्बन होगा उसके साथ जो सा हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होगा ना, वो हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पर राइबोज शुगर में नहीं लगा होगा। राइबोज शुगर के स्ट्रक्चरल फार्मूले में उस दूसरे कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम लगा होगा, हाइड्रोजन एटम लगा होगा, ना कि हाइड्रोक्सल ग्रुप। बस इस दोनों में ये फ़र्क है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस पोजीशन जो सी हाइड्रोक्सल ग्रुप की इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर के दूसरे वाले कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होता है, जबकि राइबोज शुगर में इस मॉलिक्यूलर फार्मूला पर, इस स्ट्रक्चरल फार्मूला, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला पर को ओबे करने वाला स्ट्रक्चरल फार्मूला जो सा है उसमें जो सा दूसरा कार्बन एटम है उसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं लगा होता, ठीक है ना, उसके साथ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर लगा होता है। दूसरे कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम लगा होगा, यहाँ पर दूसरे कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे न्यूक्लिक एसिड जो सा होता है ये डीएनए पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लिक एसिड को हम डीएनए भी कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो सा होता है ये डीएनए होता है। और न्यूक्लियोटाइड जो सा होता है ये आपस में कंबाइन होकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो सा होता है, यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है। न्यूक्लियोटाइड जो सा होता है ये न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होता है, कंबाइन। न्यूक्लियोटाइड जैसे कंबाइन होता है तो डीएनए फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड किससे बन रहा होता है, PO4 -2 से, नाइट्रोजीनियस बेस से और पेंटोज शुगर से, ठीक है ना। ये तीन बातों से, ये तीन बातें लिखी हुई हैं मैंने, ठीक है ना, ये भी बातें याद करनी है। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसकी, ये स्ट्रक्चर की, मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर है, ये जो उनसे हैं, ये जो डबल हेलिक्स है ना, ये डबल हेलिक्स, ये डबल हेलिक्स के दो धागे जो उनसे हैं ये मैंने ये बनाए हुए हैं, ये दो धागे, इन दो धागों को हम स्ट्रैंड कहते हैं। ये स्ट्रैंड 1 है, ये स्ट्रैंड 2 है। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रैंड 1 मैंने ये बनाया हुआ है, स्ट्रैंड 1 में जो सा न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, ठीक है ना, स्ट्रैंड 1 है, ये देखें डीएनए जो सा ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, डीएनए जो सा है ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। और डीएनए के जो उनसे पहला स्ट्रैंड है, डीएनए के जो सा पहला स्ट्रैंड है ये वाला, पहला स्ट्रैंड जो सा है ये वाला,
ये वाला पहला स्ट्रैंड, ठीक है ना, यहाँ पर, और ये दूसरा स्ट्रैंड ये वाला, ठीक है, समझ आ गई। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड, डीएनए जो सा होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो सा है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, डीएनए जो सा है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो फिर डीएनए बनता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड जो सा होता है ये आपस में कंबाइन होते हैं। ये देखें ये जो सा है ये डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स का जो सा पहला धागा है, पहले धागे में जो सा न्यूक्लियोटाइड है वो ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना, पहला स्ट्रैंड ये वाला, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रैंड ये वाला है, दूसरे स्ट्रैंड में जो से न्यूक्लियोटाइड बने हुए हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये दोनों जो उनसे न्यूक्लियोटाइड हैं ये फास्फोरस के ज़रिए आपस में जुड़े हैं। यहाँ पर फास्फोरस ये है, ठीक है ना, यहाँ पर ये दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फास्फोरस, दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फास्फोरस का एक एटम, दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान एक और फास्फोरस का एटम। इसी तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फास्फोरस के एटम लगे होते हैं। फास्फोरस का एटम, यहाँ पर भी दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फास्फोरस के एटम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद पेंटोज, ये जो उनसे न्यूक्लियोटाइड है ये पेंटोज शुगर, यानी कि ये पेंटोज शुगर ये वाली दिख रही है, ये वाली पेंटोज शुगर प्लस फास्फेटाइन, इन दोनों से मिलकर बने हुए हैं पेंटोज शुगर और फास्फेटाइन। पेंटोज शुगर क्या मतलब है और फास्फेटाइन का क्या मतलब है? पेंटोज शुगर ये वाली, कौन सी वाली, इसके अंदर ये पेंटोज शुगर, ठीक है ना। जब इसका स्ट्रक्चर आप अगले बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे, अभी अब मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करूँगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोज शुगर जो सा है वो फास्फेट आयन के साथ मिला हुआ है, ठीक है ना। पेंटोज शुगर जो सा है वो फास्फेट आयन के साथ मिला हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आगे ये इसकी बैकबोन आ गई है, बैकबोन है, स्ट्रैंड है ये, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये दो चीज़ें जो सी ये कॉमन है, पेंटोज शुगर इधर भी है, फास्फेटाइन इधर भी है, पेंटोज शुगर इधर भी है, फास्फेटाइन इधर भी है, यानी कि हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये दो चीज़ें लाजमन होंगी तभी वो न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये बैकबोन स्ट्रैंड होती है, ठीक है ना। ये जो उनसे दोनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, जब जो दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो बैकबोन यानी कि जो उनसी इसकी साख्त है, इसकी हड्डी जो उनसी है, बैकबोन जब हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी हमें सहारा देती है। इसी तरीके से डीएनए की रीढ़ की हड्डी के अंदर रीढ़ की हड्डी है, डीएनए की जो उनसी रीढ़ की हड्डी है उसको भी ये बरकरार रखते हैं, फास्फेटाइन और पेंटोज शुगर बैकबोन को भी बरकरार रखते हैं। और टू स्ट्रैंड यहाँ पर देखें, यहाँ पर इधर देखें, इधर ये वाली मैं बात कर रहा हूँ अब, ठीक है ना। ये तो हो गया है ना, ये न्यूक्लियोटाइड्स की बात हो गई है, सारे ये न्यूक्लियोटाइड्स की बात हो गई है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोटाइड्स की बात होगी और न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो उनसे ये बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये वाले दो बॉन्ड्स, यहाँ पर ये वाले भी दो बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर हमने बात कर ली अब आगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो उनसे दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिलाने वाला जो उनसा है ये दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में क्या मिला रहे हैं, ये दोनों साइटोसिन और ग्लोबिन, साइटोसिन और गुआनिन आपस में मिल रहे हैं। इसी तरीके से एडनिन और थायामीन, आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं और साइटोसिन और गुआनिन जो उनसे आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। ये क्या है? ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। हमने पीछे बात की है पार्ट 1 में कि ये जो उनसे ये बीच में जो उनसे धागे बने हुए हैं, दो धागों के दरमियान बीच में जो उनसे दो ये लाइनें सी बनी हुई हैं, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। ये क्या है? ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। ये दो धागों के दरमियान है, ये दो धागों को मिला रही हैं। और ये दो धागे जो उनसे ये है, ये पहला स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। ये दो धागे जो उनसे हैं ये फास्फेटाइन और ये पेंटोज शुगर से मिलकर बने हुए हैं। हर न्यूक्लियोटाइड जो उनसा है फास्फेटाइन और पेंटोज शुगर से मिलकर बना हुआ है। और ये दोनों जो उनसी हैं ये बैकबोन बना रही है। बैकबोन का क्या मतलब है? ये जो उनसी सीधी खड़ी हुई है हड्डी जो उनसी है, हमारी जो उनसी रीढ़ की हड्डी वो सीधी ही होती है ना। ये बैकबोन जो उनसी है, ये न्यूक्लियोटाइड की ये एक हड्डी जो उनसी है सीधी, ये कौन बना रहा है? फास्फेटाइन और पेंटोज शुगर। और यहाँ पर दूसरे स्टैंड में भी ये जो उनसे न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड ये बैकबोन किसकी बना रहे हैं? डीएनए की बैकबोन बना रहे हैं। और इसी के साथ जो उनसे इसको कनेक्शन, इन दोनों के दरमियान जो उनसे राब्ता है, इन दोनों के दरमियान जो उनसे ये जो उनसे धागे नुमा साख्ते हैं, ऐसे करके ये धागे नुमा साख्ते हैं, ये कौन बना रहा है? ये थायामीन और एडनिन, ये जियोविन, ठीक है ना, ये गुआनिन और साइटोसिन, ये दोनों बना रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई? ये क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस है, ठीक है।
अब हम आगे बात करते हैं कि फास्फेटाइन जो सा है ये पेंटोज शुगर जब आपस में मिलते हैं, जब फास्फेटाइन, ठीक है ना, ये तो पता चल गया है ना, मैंने आपको तसल्ली बख्श काम बता दिया हुआ कि जो सा है ये साइटोसिन और गोयानिन जो सा है, साइटोसिन और गोयानिन जो सा है ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना, और थायामीन और एडरीन ये आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड, ये जो उनसे हैं ये दोनों बॉन्ड जो से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पीछे 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो उनसे बॉन्ड्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की डाइपोल इंस्ट्रक्शन होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए आपस में अटैच्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ये होगी बात यहाँ पर क्लियर, ठीक है ना, ये बातें हमारी जहन में आ जानी चाहिए अब तक तो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे है जिन इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड जो सा होता है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए है, न्यूक्लिक ये कंबाइन होते हैं, जब न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाते हैं, ये फर्स्ट स्ट्रैंड और सेकंड स्ट्रैंड, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी वही बना रहे हैं। और फिर उसके बाद कंबाइन होने के बाद ये कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के दौरान जो उनसे कंपाउंड्स आ रहे हैं, फास्फेटाइन, नाइट्रोजीनियस बेस और नाइट्रोजीनियस बेसिस का पता चल गया है ना, नाइट्रोजीनियस बेसिस का पता चल गया होगा, यही है, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस ये वाली ये सारी की सारी, ये साइटोसिन ये सारे ये क्या है, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है, ये वाली भी नाइट्रोजीनियस बेस है, ये वाली भी नाइट्रोजीनियस बेस है, ये दोनों क्या है, ये दोनों नाइट्रोजीनियस बेस हैं, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों नाइट्रोजीनियस बेस हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजीनियस बेस का भी पता चल गया। और ये पेंटोज शुगर और फास्फेटाइन जोन से हैं, ये हर न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा है, हर न्यूक्लियोटाइड में ये हैं, ठीक है ना, ये दोनों, और ये दोनों आपस में मिलकर ये स्ट्रैंड जो सा है डीएनए की बैकबोन बना रहे हैं, रीढ़ की हड्डी बना रहे हैं, ये फर्स्ट रीढ़ की हड्डी और ये दूसरी रीढ़ की हड्डी, दोनों रीढ़ की हड्डी में डीएनए की दोनों रीढ़ की हड्डी बना कौन रहे हैं, ये दोनों बना रहे हैं, जब आपस में मिलते हैं दोनों रीढ़ की हड्डी बन जाती है। और इन दोनों रीढ़ की हड्डियों को अटैचमेंट यानी कि इन दोनों में दरमियान जो राब्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, साइटोसिन, गोयानिन और थायामीन और एडेनिन, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात कर, ठीक है ना, यहाँ पर इनसाइड न्यूक्लियस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के ज़रिए होती है प्रोवाइड, आगे भेज दिए थे। फिर पास नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन बाय इंस्ट्रक्शंस, ये जनरेशन टू जनरेशन यानी कि बाप जो सा है वो बेटे को प्रोवाइड करेगा, बेटा जो सा अपने आगे अगले वाली जनरेशन जो सी होगी उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। ये जो सी डीएनए है, डीएनए मैंने पीछे बताया हुआ है कि जो सा ये न्यूक्लिक ये जो से हैं डीएनए जो सा है, बाप का डीएनए बेटे में जाएगा, बेटे का डीएनए उसे अगली नस्ल में डीएनए यानी कि डीएनए में जो सी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे ही नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के। वो बेटा जो सा होगा बाप से जो सा अगला बेटा होगा उसकी आंखें बाप की तरह होंगी या फिर माँ की तरह होंगी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। फिर आगे सेल डिवाइड हो जाएगा, न्यू सेल्स, ठीक है ना, सेल डिवाइड हो जाता है न्यू सेल्स में और अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। जब सेल्स नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है, जब बाप से माँ के पेट के अंदर जो बच्चा बन रहा है उसमें जो से नए सेल्स बन रहे हैं, सेल्स में 50% तक क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, 50% तक प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन में जो से अमीनो एसिड्स हैं, उन अमीनो एसिड्स में मौजूद जो सा डीएनए है, उन अमीनो एसिड्स के सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो सा डीएनए है, उस डीएनए को इंस्ट्रक्शन कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, वो डीएनए की जो सी कॉपी तैयार करनी है, जो सी डीएनए की कॉपी तैयार करनी है वो नई नस्ल के अंदर, वो नई कॉपी की इंस्ट्रक्शन जो सी हैं वो प्रोवाइड कर रहा है हमारे बाप का डीएनए क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शंस ला कर देगा हमारे बाप का जो सा डीएनए है वो इंस्ट्रक्शंस लाएगा, ठीक है ना, माँ के पेट में बनने वाले बच्चे के डीएनए के लिए, ठीक है ना, वो इंस्ट्रक्शंस लाएगा उसे। जैसे वो इंस्ट्रक्शंस देगा उस डीएनए को तो फिर वो मैच कर जाएंगी, ठीक है ना, जब वो मैच कर जाएंगी तो प्रोटीन्स बन जाएंगे, प्रोटीन्स की तैयारी बन जाएगी, प्रोटीन्स की तैयारी शुरू हो जाएगी, प्रोटीन जो सी होगी वो उसकी तैयारी हो रही होगी।
समझ आ गई आपको कि हमारे बाप जो उनसा है, हमारे बाप का जो उनसा डीएनए है, हमारे बाप के मौजूद जो उनसे सेल्स हैं उसके अंदर जो उनसा डीएनए, सेल्स के न्यूक्लियस में मौजूद जो उनसा डीएनए, वो जब माँ के पेट में मौजूद बनने वाले बच्चे के अंदर जो उनसे सेल्स बन रहे हैं उसका जो उनसा 50% हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल है। प्रोटीन के अंदर जो उनसे अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड के अंदर जो उनसा अमाइनो एसिड्स के सेल्स के अंदर जो उनसा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो उनसा डीएनए की कॉपी तैयार करनी है, और डीएनए की कॉपी तैयार करने के लिए जो उनसा इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, हमारे बाप के सेल्स के अंदर मौजूद सा न्यूक्लियस के अंदर जो सा डीएनए वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है। वो जो सी इंस्ट्रक्शंस होंगी हम उसे कहेंगे ये क्या है, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है। ये अगली ज़िंदगी के लिए एक अगली ज़िंदगी के लिए एक पासवर्ड है। इस जैसा पासवर्ड जो सा है किसी दूसरी लाइफ के लिए, किसी दूसरे जानदार के लिए नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उसी वाले कोड को, उसी जानदार जो सा बन रहा है माँ के पेट में, उसी वाहिद के लिए ही है। आपका देखा होगा कि फिंगरप्रिंट जो से हैं वो हर इंसान के मुख्तलिफ होते हैं। वो इसी वजह से मुख्तलिफ होते हैं कि डीएनए की इंस्ट्रक्शंस जो सी होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस मैच नहीं होती किसी दूसरे वाले बंदे से, ठीक है ना। हर बंदे के पास अपना डीएनए होता है, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। जीन्स हैं, जीन्स के अंदर जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल ग्रुप यूनिट है ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जीन्स का जो है स्ट्रक्चर है जीन्स के अंदर जो सा एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रक्चर। जीन्स जो सा ये डीएनए है, डीएनए की जो सी कॉपी तैयार हो रही है अगली नस्ल के सेल के प्रोटीन के अंदर, वो क्या होगी, सेम होगी, कॉपी जो सी सेम तैयार होगी। फिर इसी तरीके से आगे बात करता हूँ कि जीन्स जो से होते हैं ये जो सा डीएनए है, बाप का डीएनए क्या करता है, उसका ये भी काम है एक कि जो सा हाउ टू सिंथेसिस, के कैसे सिंथेसाइज होगा अमाइनो एसिड में जो सा पार्टिकुलर अमाइनो एसिड, जो सा खास तौर पर जो सा अमाइनो एसिड बन रहा है ये वाला अगली नस्ल में जो सा अमाइनो एसिड बन रहा है, माँ के पेट में जो सा प्रोटीन्स बन रहे हैं, सेल नए जो सा बच्चा पैदा हो रहा है माँ के पेट के अंदर, उसके जो से सेल्स हैं उस सेल्स के अंदर जो सा प्रोटीन्स तैयार हो रहा है, प्रोटीन्स के अंदर जो से अमाइनो एसिड्स तैयार हो रहे हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर जो सा न्यूक्लियस के अंदर जो सा डीएनए तैयार हो रहा है, डीएनए की जो सी कॉपी तैयार हो रही है, वो कॉपी जो सी है वो खूब बहू पापा के डीएनए से मैच करनी चाहिए। वो जो उनसी मैचिंग होगी, वो मैचिंग ये इंस्ट्रक्शंस की वजह से क्या होगा, वो दोनों मैच कर जाएंगे डीएनए, ठीक है ना। यानी कि ये जो उनसे है बाप के डीएनए का एक और भी काम होता है कि हाउ टू, कि कैसे बने अमाइनो एसिड्स ये वाले जो कि अगली नस्ल में बन रहे हैं, हाउ टू सिंथेसिस साइज फ्रॉम पार्टिकुलर अमाइनो एसिड्स, के जो उनसे खास अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं अगली नस्ल में, वो कैसे तैयार हो। आगे बात करते हैं कि जीन्स क्या हैं। जीन्स जो उनसे होते हैं ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। यानी कि अमाइनो एसिड में जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर हर डीएनए का मुख्तलिफ होगा। यानी कि हर डीएनए में जो सा ये स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, दो हेलिक्स ये जो उनसे दो हेलिक्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक ये हेलिक है, ये दूसरा ये हेलिक्स है, ये दो हेलिक्स, डबल हेलिक्स में जो उनसे ये हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर जो सा होगा ये हर डीएनए का मुख्तलिफ होगा। यानी कि कोई भी इंसान एक जैसा डीएनए नहीं रखता, हर इंसान का डीएनए मुख्तलिफ होता है, ठीक है ना। डीएनए मुख्तलिफ होने की वजह क्या है, डीएनए के मुख्तलिफ होने की वजह ये है कि उसमें जीन्स जो से हैं वो स्ट्रक्चर जो सा बना रहे हैं इस डीएनए का जो सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डीएनए का जो सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये वाला, ठीक है ना। डीएनए का ये जो सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, ये फंक्शन, ये जो सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं डीएनए का, ये किसी में ये जो सा साइटोसिन और जियोविन ये नीचे लगा होगा, ये ऊपर लगा होगा। किसी में थायोसिन और ये एडेनिन जो सा है, थायोसिन और एडेनिन जो सा है ये नीचे लगा होगा, ये ऊपर लगा होगा, ये इधर लगा होगा, ये इधर लगा होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये जो सा है ये इधर लगा होगा, ये ऊपर करके, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर 3 लगातार लगे होंगे साइटोसिन और जियोनिन और साइटोसिन के 3 लगातार लगे होंगे, और अगले 3 होंगे थायामिन और एडेनिन के, फिर अगले 3 होंगे फिर साइटोसिन और जियोनिन के। फिर इसी तरीके से ये जो सा है, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस जो सी हैं, स्ट्रक्चर जो सा है इस तरीके से मुख्तलिफ हो जाता है।
नाइट्रोजीनियस बेसिस जोन सी हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस, इसके ऊपर ज़्यादातर जो सा स्ट्रक्चर है वो हेलिक्स का, डबल हेलिक्स का वो इन्हसार करता है। ये स्ट्रक्चरल जो सा है, स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन कौन देता है? जीन देता है कि स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, वो जीन फ्राहम करता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शन, यानी कि ये जो सा सेल है, ये जो सा सेल फॉर्म हो रहा है, ये वाला सेल जो सा नए सेल्स बन रहे हैं, उस नए इंसान के अंदर जो सा बन रहा है, माँ के पेट के अंदर नया बच्चा जो सा बन रहा है, उसमें जो सा सेल्स हैं, यानी कि फंक्शन, उस सेल का फंक्शन क्या होगा? क्या वो नर्व सेल होगा या फिर वो मसल सेल होगा? नर्व सेल किसे कहते हैं? कि जो पैगामात की रसाई करते हैं। इंसान के जिस्म में चोट लग जाती है, वो चोट का पता चलाते हैं, चोट का एहसास करवाते हैं कि भाई हमारे दिमाग को सेल हमारे दिमाग तक पैगामात लेकर जाते हैं कि जो भी खराबी होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, वो नर्व सेल का काम करते हैं, वो पैगामात की रसाई करते हैं, हमारे दिमाग तक पैगामात को ले जाते हैं। क्या वो नर्व सेल होगा या फिर वो मसल सेल होगा या फिर वो बच्चे का मसल सेल होगा? मसल सेल किसे कहते हैं? कि जो हमारी बॉडी को हिलाने में मदद देते हैं। मसल सेल हमारी बॉडी, मसल जो सा हमारी बॉडी का बहुत ही अहम पार्ट होते हैं मसल सेल, ठीक है ना। लातों के सेल, लातों के अंदर जो से मसल्स हैं उसके अंदर मसल सेल होते हैं, बाजू के अंदर जो से सेल्स होते हैं उसके अंदर मसल सेल्स होते हैं, ठीक है ना। हर तरफ मसल सेल्स ही फैले हुए हैं, ठीक है ना। क्या वो मसल सेल होगा या फिर नर्व सेल होगा? यानी कि फंक्शन के बारे में भी ये बता रहा होता है जीन, स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा होता है, फंक्शन के बारे में बता रहा होता है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये विरासत में जो सा बच्चा पैदा हो रहा है, विरासत में वो जो सा बच्चा पैदा हो रहा है उसमें जो से सेल्स बन रहे हैं, क्या वो नर्व सेल होगा या फिर वो मसल सेल होगा? या फिर उसका स्ट्रक्चर जो सा है वो कैसा होगा? स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये वाला स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं ये जीन्स। जीन्स क्या काम करते हैं? व्हाट मेक यू, आप क्या बनना चाहते हैं? आप कुत्ता बनना चाहते हैं, जानवर बनना चाहते हैं, इंसान बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? जीन्स ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हु यू आर, आप कौन है, ठीक है ना। आप कौन है? आप, ठीक है ना, आप कौन है? आप इंसान है, ठीक है ना। आप इंसान में से, ठीक है ना, आप इंसान हैं, लेकिन आप इंसान में से किस इंसान का डीएनए रखते हैं, ठीक है ना। आप इंसान हैं और आप इंसान में से किस इंसान का डीएनए रखते हैं? हु यू आर, ठीक है ना। और अलाउ कौन अलाउ करता है? ये मिसाल के तौर पर वो कहता है जी आपके जिस्म में जो से सिस्टम्स चल रहे हैं, यानी कि जो से सिस्टम्स चल रहे हैं, यही है कि फंक्शन जो सा है ये नर्व सेल करेगा या फिर नर्व सेल्स आपके जिस्म के अंदर। ये जीन्स जो से हैं ये आपके जिस्म, यानी कि जब वो बच्चे का जिस्म बन जाएगा, वो बच्चे के जिस्म जब बन जाएगा तो उसके अंदर जो से सिस्टम्स चल रहे हैं, वो सिस्टम्स जो से हैं वो क्या फंक्शन करेंगे, और जो से फंक्शन है उनको अलाउ कौन करेगा? वो फंक्शंस हैं उनको अलाउ कौन करेगा? वो जो से फंक्शंस सिस्टम जो से इंसानी जिस्म जो सा बन रहा है नया माँ के पेट के अंदर, उस जिस्म के अंदर फंक्शन चल रहे हैं, उस फंक्शन को अलाउ कौन करेगा? और फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज होगा और डेवलपमेंट होगी। प्रोटीन सिंथेसाइज यानी कि प्रोटीन की तैयारी भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी, तरक्की भी होगी, प्रोटीन की तैयारी भी होगी, ठीक है ना। प्रोटीन की तैयारी भी हो रही होगी, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी भी हो रही होगी कि प्रोटीन जो सा है ये वाला प्रोटीन जो सा सेल में जो सा 50% पार्ट जो सा प्रोटीन है वो कैसे तैयार होगा, ठीक है ना। और उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, उसकी तरक्की कैसे होगी, ठीक है ना, वो कैसे तैयार होगा। हम प्रोटीन्स की तैयारी में, यानी कि प्रोटीन्स जो से हैं उसमें जो से अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर जो से डीएनए, सेल्स के अंदर जो सा डीएनए है, ठीक है ना, उस डीएनए में की डुप्लीकेट तो हमने बना ली है, यानी कि वो डीएनए इंस्ट्रक्शन तो ले आया है बाप का डीएनए नई बॉडी के पास कि भाई ऐसा डीएनए बनाना है, तो डुप्लीकेट तो तैयार हो गया है और हमारे पास जो सी प्रोटीन है वो भी तैयार हो गई है। यानी कि प्रोटीन की तैयारी में ये जीन का बहुत अहम किरदार अदा होता है, ठीक है ना। ये सब कुछ ही बताता है जीन। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है, यानी कि नर्व सेल या फिर मसल सेल। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ यानी कि मिसाल के तौर पर जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ आपकी किताब में इसलिए कहा गया है कि वो ये भी बताता है, ये जीन जो सा है ये भी बताता है कि ये नर्व सेल होगा या फिर मसल सेल होगा, ठीक है ना। कंट्रोल करता है ये आरएनए सिंथेसिस को, आरएनए की तैयारी में भी इस्तेमाल हो रहा है। ये जो सा जीन्स हैं, ये जीन्स जो से हैं ये आरएनए की तैयारी जो सा ये आरएनए बन रहा है उसकी तैयारी में भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं, आरएनए सिंथेसिस, ठीक है ना। और न्यूली सेल्स जो से बन रहे हैं, नर्व सेल होगा या मसल सेल होगा, ठीक है ना, वो उसमें जो से प्रोटीन डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जीन्स जो से हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं कि आरएनए सिंथेसिस,
आरएनए की तैयारी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, आरएनए भी हम पढ़ेंगे। और ये न्यूली सेल्स जो उनसे बन रहे हैं, नए सेल्स जो उनसे बन रहे हैं, ठीक है ना, उसमें जो उनसे प्रोटीन्स बन रही है, प्रोटीन्स को की डेवलपमेंट में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन का क्या मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि ये डीएनए रेप्लिकेशन जो उनसा है, ये भी एक टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पेरेंट है, ये पेरेंट का जो सा डीएनए है ना, पेरेंट का जो सा डीएनए है, ये माँ के पेट में चला गया है, माँ के पेट के अंदर जो सा बच्चा बन रहा है, माँ के पेट के अंदर जो सा बच्चा बन रहा है, उसके सेल्स जो से 50% जो से प्रोटीन्स रखते हैं, उन प्रोटीन्स के अंदर जो से अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, वो अमाइनो एसिड्स के सेल्स के अंदर जो सा डीएनए, सेल्स के अंदर जो सा न्यूक्लियस बन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो सा डीएनए बन रहा है, उस डीएनए तक ये पहुँच जाते हैं। पेरेंट जो सा पापा का जो सा डीएनए उस वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये क्या करता है, ये डीएनए की कॉपी एक ये आ गई, यानी कि दोनों जो से ये हेलिक्स हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। और वो जो से सेल्स हैं और वहाँ पर 2 न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो से दोनों है ना, ये दोनों धागे, ये दोनों हेलिक्स या फिर दोनों टेम्पलेट्स, हम इसे टेम्पलेट्स भी कह सकते हैं, दोनों टेम्पलेट्स उनसे अलग अलग हो जाएंगे। और ये एक बहुत ही प्यारी सी बात है कि जो उनसे ये है ना, ये कॉपी तैयार कर लेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो उनसा धागा है ना, ये वापस से वैसा ही धागा जो सा इसने मिस किया था यहाँ पर, ये वाला धागा, ये वैसा ही धागा अपने ऊपर बना लेगा। फिर इसी तरीके से ये जो सा टेम्पलेट है, ये वैसा ही टेम्पलेट फॉर्म करवा लेगा कि जैसा जिससे पहले वो जुड़ा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सा बच्चा है, बच्चे के अंदर जो से डीएनए 2 फॉर्म हुए हैं, बच्चे के न्यूक्लियस के अंदर जो से डीएनए हैं, डीएनए बने हैं बच्चे के न्यूक्लियस, बच्चे के सेल्स के प्रोटीन को बनाने के लिए, जो से अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड के सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जोन से डीएनए 2 बने हैं, वो डीएनए हूबहू कॉपी होंगे किसके, पापा के सेल के, ठीक है ना। ये है जी डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर डीएनए जो सा है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर देता है। पापा का डीएनए जो सा है वो 2 धागों में तकसीम होता है, 2 धागों में तकसीम करता है, और 2 धागे अलग अलग हो जाते हैं। 2 धागे जो से हैं या वापस से एक ये धागा बन जाता है, ये वाला जो सा है, ये वाला धागा ये वापस से दूसरा धागा उगा लेता है, और ये वाला धागा जो सा है ये वापस से दूसरा धागा उगा लेता है। यानी कि 2 धागे ये और 2 धागे ये। इस तरीके से नाइट्रोजीनियस बेस जो सी हैं, ये भी वैसी की वैसी ही लगी होती हैं जैसे कि नाइट्रोजीनियस बेस वहाँ पर लगी हुई थी। नाइट्रोजीनियस बेस जैसे यहाँ पर लगी हुई थी, वैसे ही यहीं पर इन दोनों पर लगी होती है नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की बात करता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए आरएनए से, डीएनए की फॉर्मेशन होती है आरएनए की तरफ, यानी कि डीएनए आरएनए की तरफ फॉर्म होता है, ये सिंथेसाइज हो रहे हैं, एरर आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमें ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है, ट्रांसक्रिप्शन एक और भी है कि डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन को हम कहते हैं जी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। और डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसे कंट्रोल कौन करता है, आरएनए की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं, वो जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं आरएनए की फॉर्मेशन को। आरएनए में क्या होता है, ये आरएनए जो सा है, ये नए सेल्स में जो सी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के थ्रू, पेरेंट डीएनए के थ्रू जो सी अगली नस्ल में, औलाद में ट्रांसफ़र हो रही है। ये औलाद में जो सा डीएनए है, ये क्या है, ये औलाद में जो सा डीएनए है, ये नई नस्ल में जो सा ट्रांसफ़र हुआ है डीएनए, ये हूबहू वैसा ही बना है। इसी तरीके से जो सा डीएनए आरएनए में तब्दील होगा, ठीक है ना। डीएनए की आरएनए फॉर्मेशन जो सी हम इसे कहेंगे, ये क्या है, आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस को कंट्रोल कौन करता है, जीन्स। अगर जीन्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे, जीन्स ने क्या किया है, जीन्स ने सही तरीके से काम नहीं कर रहे, आरएनए की सिंथेसिस नहीं सही हुई, यहाँ पर एरर आ गया है। आरएनए की सिंथेसिस में एरर आ गया तो क्या होगा, प्रोटीन में भी एरर आ जाएगा। जो सी प्रोटीन बनेगी इस सेल्स की, नए न्यू बॉर्न बेबी में जो सी प्रोटीन बनेगी, उस प्रोटीन में भी एरर आ जाएगा। अगर वो प्रोटीन में एरर आ गया है तो आप कह सकते हैं कि जेनेटिक डिजीज़ वहाँ पर जन्म ले लेंगी, जेनेटिक डिजीज़ बनेगी, ठीक है ना। ये कुछ बातें थी मैंने बता दी हैं। जोन सी
गहराई वाली बातें थी वो मैंने बताई हैं इधर। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए फॉर्म हो जाता है आरएनए की तरफ। डीएनए जो सा है वो आरएनए से फॉर्म हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है डीएनए से आरएनए की, ठीक है ना, ठीक है ना। और आरएनए की फॉर्मेशन होगी, आरएनए की सिंथेसिस होगी है, ठीक है ना, आरएनए बन गए हैं। और आरएनए की फॉर्मेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन्स। जीन्स जो से ये आरएनए की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। आरएनए क्या होता है, इसमें स्टोर होती हैं, इसमें जो क्या होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कि वो बच्चा जो सा होगा उसके बाल काले होंगे, सफ़ेद होंगे, कैसे होंगे, वैसे होंगे। उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आरएनए में स्टोर होती है। स्टोर ये आरएनए की सिंथेसिस में अगर इसमें गड़बड़ आ गई है, अगर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं सही गई, अगली औलाद में आरएनए की सिंथेसिस जो सी है वो ही नहीं सही गई, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं सही गई, तो जो सा सेल है, सेल में मौजूद जो प्रोटीन है 50% पार्ट है प्रोटीन। सेल में 50% तक प्रोटीन का हिस्सा होता है। वो फिर सारी की सारी प्रोटीन जो सी होगी, वो सारी की सारी प्रोटीन जो सी होगी उसमें फिर एरर आ जाएगा। जैसे वो प्रोटीन में एरर आ जाएगा तो जेनेटिक डिजीज़ जन्म लेंगी। जेनेटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं कि जो डॉक्टर पहले ही बता देता है कि भाई आपका बेटा ना ये वाली डिजीज़ लेकर जन्म लिया है, ये वाली डिजीज़ से आपका बेटा जो सा जन्म लिया है, ठीक है ना। यानी कि जो जन्म से ही डिजीज़ पैदा हो जाए ना जिस्म के अंदर, हम उसको कहते हैं ये जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। ये पार्ट 2 था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसका पार्ट 1 भी देखना है जो कि किताब वाला है। ये किताब से हटकर मैंने बताया आपको, ये किताब से हटकर मैंने थोड़ी सी गहराई वाली बातें की हैं, वो सारा किताब वाला है। किताब वाला देखना है, वो देखना है, वो देखना, वो पसंद आ जाए वो देख लो। अगर गहराई वाली बातें आपको पसंद आ रही हैं तो ये वाला कर लो। इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। गुड बाय फॉर वाचिंग फॉर मी, थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर मी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपने क्लिक करना है, इस वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है और इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आपने पार्ट 1 देखना है। पार्ट